नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास 12 का केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था। तो हम लोग देख चुके थे 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 36 से लेके आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जैसे आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेंथेनॉइड्स, ये आपको याद कर लेना, ये बदलने वाला कभी नहीं है। तो क्या इसका ऑप्शन, आपका आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। यहाँ से क्या है, n-2 से लेके f पावर क्या है 1 से लेके 14 तक। मतलब f में कितना एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 से लेके 14 तक दिया है। n-1 डी फिर पावर क्या दिया, 0 से 1। उसके बाद क्या, n-2। n यहाँ क्या रहता है, n कक्षा की संख्या रहता है, n क्या रहता है, कक्षा की संख्या रहता है। ये हो गया क्या, लेंथेनाइड तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपसे पूछ ले पी ब्लॉक का, क्या पूछ ले, पी ब्लॉक का, तो क्या बोलिएगा, n-2 n p पावर 1 से लेके 6 तक। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 से लेके 6 तक भरा जाता है। और एस में कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये हो गया क्या, पी ब्लॉक के लिए आपको ये याद कर लेना है। अगर डी ब्लॉक का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, n-1, तो डी पर पावर कितना 1 से लेके 10 तक, या n s 1 से लेके 2 तक। ये हो गया आपका क्या, डी ब्लॉक का। तीनों में से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन देता है हर साल, इसलिए क्या करना है, ये आपका इलेक्ट्रोनाइट्स है, या इसी को बोलिएगा एफ ब्लॉक का एक तरह से हो जाता है। और ये पी ब्लॉक का हो गया, और ये हो गया क्या, डी ब्लॉक का हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, याद कर लेना है कम से कम। अब अगला सवाल क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन क्लोरेल कौन क्लोरेल है, कौन क्लोरेल है। अब इसमें से 4 सूत्र दिया है, ये पूछ रहा है एक तरह से क्लोरेल का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरेल का सूत्र याद आपको कर लेना है। क्या क्लोरेल का सूत्र याद रखना है, ट्राई ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्लोरेल को क्या बोला गया है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब इनमें से देखना है कि ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कौन सा दे रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ CCl3CHO, यही है एल्डिहाइड। यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। यहाँ से CHO आपको क्या दिखा रहा है, एल्डिहाइड दिखा रहा है। यही हो गया CCl3, ये हो गया क्या, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा क्या होगा, C डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ऐसे हो गया क्या, एल्डिहाइड हो गया। एसिटल बनाना तो एक कार्बन इस तरह से ले लेना है, इसमें क्या है 3 Cl लगा हुआ, 1 Cl 2 Cl और ये 3 Cl। यही हो गया इस कंपाउंड का क्या, स्ट्रक्चर हो गया। आपको कहेगा कोरिलेट का क्या संरचना सूत्र बताए, किस तरह से होता है, तो CCl3CHO, किसी को बोलते क्या, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड। ये हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्लोरेल का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें से अगला क्वेश्चन कहता है 38 में, क्या निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण, किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है। आप जैसे यहाँ से ऑप्शन दे दिया, CCl3 CH3Cl CCl4 CH2Cl2 और CHCl3, इस तरह दिया हुआ है। अब इसमें से आपको समझना है क्या, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो डायपोल मोमेंट। अब जैसे यहाँ से दे दिया क्या, जैसे यहाँ से हम जो लिखे हुए हैं, इसका तो आंसर आपको दे रहा है क्या, CCl4 दे रहा है। तो CCl4, अब जैसे यहाँ से लिखा हुआ क्या, CCl4 की संरचना कैसी होती है। अगर आपसे पूछेगा CCl4 की संरचना कैसी है, तो क्या बोलिएगा, सम चतुष्फलकीय। सम चतुष्फलकीय की इंग्लिश क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर CCl4 का अगर संरचना पूछ लेगा, क्या बोलिएगा, सम चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। उसी CCl4 का CC संरचना के कारण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य। सममित मतलब सिमेट्रिकल, इसकी संरचना कैसी होती है, मतलब CCl4 की संरचना कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। उसी के हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। और वही जो अगर किसी भी यौगिक की अगर संरचना कैसा हो, सममित हो, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, शून्य होता है। जैसे सममित का मतलब होता है क्या, समझिएगा, जैसे हो गया C, हमको लगाना है CCl4 का फिगर बनाते हैं। जैसे अगर हम CCl का 4 फिगर बनाते हैं, तो ये C हो गया, एक Cl ऊपर में लगा दिए, और एक Cl जैसे इस तरह से लगाए, और एक Cl नीचे लगा दिए, और एक Cl इधर लगा दिए। इसी को जो हम दर्पण में रखेंगे, क्या रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे। अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो ये फिगर जस्ट क्या होगा, इसका जस्ट ऐसा ही सेम बनेगा, खाली पलटेगा 180 डिग्री पर, जैसे पलटेगा तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। CCl, यहाँ भी CCl है और यहाँ भी क्या है, CCl है।
मतलब ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ चला आता है, बाकी ये जहाँ का जहाँ है और ये जहाँ का जहाँ है। कोई फर्क दिख रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलिएगा? शून्य द्विध्रुव आघूर्ण कब होगा? जब उसका फिगर कैसा होगा? उसकी संरचना कैसी होगी? सममित होगी। अगर सममित होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? आपका CCl4। बाकी आ गया। अगला सवाल कहता है प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी एमीन किसको कहते हैं? प्राइमरी एमीन होता है क्या? कोई ये अल्काइल ग्रुप है R, मतलब ये R है, R का मतलब यह C है, कार्बन है, ये क्या है? एक NH2 लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। इसके लिए हम लोग क्या एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक कार्बन ले लिया, बाकी NH2 दे दिए, ये हो गया क्या? मिथाइल एमीन हो गया। इस तरह से इसको कहता है रिएक्शन करना। इसको जो हम प्रतिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? कहता है प्राइमरी एमिन को जब हम KOH अल्कोहलिक KOH जब हम यहाँ KOH के साथ प्रतिक्रिया करेंगे और किसके प्रेजेंस में? कहता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CnCl3। इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये आपको याद कर लेना, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। ये हो गया क्या? 1 डिग्री एमिन को कहता है अल्कोहलिक KOH के साथ किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को पूछ रहे क्या कहते हैं? इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्बोन एमिन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तरह से इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। या इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। इसमें नहीं करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी एमिन नहीं करेगा। जैसे जंग, आप ये जैसे देखते हैं लोहे में, क्या लोहा में जैसे जो जंग लग जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? लोहा में जो जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जैसे जंग लगता है कैसे देखते हैं? जंग जैसे लगता है, अगर जंग जैसे लगता है क्या देखते हैं? जैसे लोहा जो होता है, लोहा क्या करिएगा, अगर लोहा को यदि हम लोग बाहर में रख देंगे तो बाहर में रखेंगे तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। साथ में क्या होगा? जल की मात्रा मतलब नमी, नमी को हम लोग क्या बोलेंगे? H2O बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H2O रहेगा। तो मतलब जब लोहा को हम ऑक्सीजन गैस मतलब बाहर की वातावरण में जैसे देखेंगे क्या नमी, जैसे अब लोहा को किसी को धर दीजिए बाहर में, देखिएगा क्या अगर वातावरण नमी है और वह ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन गैस, जब ये आपको हल करके मतलब ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? Fe2O3, और ये जल का अणु जो बनाएगा तो क्या बनाएगा? NH2O। क्या? NH2O। यही जो बनता है ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है क्या? जल का सूत्र कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जल योजित। जल योजित क्यों बोला है? जैसे इसमें लिखा हुआ है जल योजित, जल योजित, जल योजित जैसे जल का अणु जो मात्रा आता है इसलिए इसको नाम दे दिया क्या? जल योजित। बाकी फेरिक ऑक्साइड दे दिया Fe2O3। अगर इसी का कंपेयर कीजिएगा, जैसे यहाँ से क्या देख रहे हैं? यहाँ से अगर आपको यहाँ 2 देना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 3 6 हो रहा है, क्या देना पड़ेगा आपको? 3 देना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब बाकी आपको यह देखेंगे क्या? 2n हो रहा है, कितना हो रहा है? 2n। यहाँ आपको क्या लगा देना? n लगा देंगे, तो ये हो गया 2n। उसके बाद n ऑक्सीजन पे n ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यही हो गया आपका क्या? जंग कर सकते हैं। क्या हो गया? ये आपका जंग। जिससे लोहा पर जो जंग लगता है उसी में ये क्या हो गया? सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। अगर आपसे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बोलेगा, पूछेगा क्या बोलिएगा? Fe2O3। फेरस ऑक्साइड का क्या आ जाएगा? Fe3O4। क्या? Fe3O4। फेरिक का हो जाएगा Fe2O3 सिर्फ, और फेरस का हो जाएगा Fe3O4। ये हो गया क्या? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसमें जल की मात्रा आ गया तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ये जल का रासायनिक सूत्र है। इस तरह से आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ये हम लोग 5 क्वेश्चन को देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? इस ऑप्शन दे दिया है, एक एल्कोसाइड्स, एक एस्टर, एक साबुन और एक इपोक्साइड्स। जैसे यहाँ से इसका आंसर तो क्या है? एक साबुन है। क्या आंसर है? एक साबुन। पामेटिक अम्ल, आप समझते हैं पामेटिक अम्ल क्या है? जैसे साबुन, साबुन अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जैसे किसी क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह जल और एक लवण बनाता है। इस प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। आप सोचिए कि जो लवण बनाता है, ये लवण जैसे यहाँ सोडियम पामीटेट,
अगर उसी के जैसे जहाँ जो यहाँ H था, ये H प्लस आयन जब निकालता है इसके जगह क्या आ जाता है सोडियम। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाएंगे तो उसमें जो बनेगा लवण क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम पार्मिटेट। और सोडियम पार्मिटेट क्या है, यह एक कठोर साबुन का मुख्य घटक है। ये क्या है, कठोर साबुन का मुख्य घटक है। जो हम लोग साबुन लगाते हैं या हम लोग जो कपड़ा धोते हैं वो क्या कहलाता है, कठोर साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, कठोर साबुन कहलाता है। और दूसरा जैसे पोटेशियम पार्मिटेट, पोटेशियम पार्मिटेट मतलब क्या, जब Na की जगह क्या आ जाए, पोटेशियम मतलब K आ जाए तो उसको हम लोग क्या होता है, पोटेशियम पार्मिटेट। और यह क्या होता है, नरम साबुन होता है। और यह क्या होता है, तरल साबुन होता है। जैसे शैम्पू सब जो यूज करते हैं जो जल्दी गल जाए, जैसे शैम्पू या जो ज्यादा फेन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरम साबुन बोलते हैं या तरल साबुन में पाया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना, जब क्या हो सोडियम आ जाता है तो उसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेटेड। ये क्या होता है, कठोर साबुन होता है। जब पोटेशियम आता है तो ये कैसा साबुन होता है, नरम साबुन होता है या लिक्विड साबुन होता है, तरल साबुन होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, ये एक साबुन है, क्या है, ये एक साबुन है, फॉर्मेटेड अम्ल का एक साबुन है। इस तरह से आपको क्या करना है, और आप कॉपी में लिख के इस तरह से सबको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये 2 नंबर में भी क्या हो, मदद कर देंगे। जिससे अगला आता है कि कौन पाइसी कारक है, इनमें से कौन पाइसी कारक है। इसमें से कौन पाइसी कारक है, इसमें भी ऑप्शन क्या दिया आपको, साबुन है। तो ये भी क्या है, एक आएगा साबुन आंसर आएगा। पाइसी कारक क्या है, साबुन है। अब जैसे पाइसी कारक किसे कहते हैं ये समझना है। पाइसी कारक वो पदार्थ है जो दो अमिश्रणीय पदार्थ द्रव हो। अमिश्रणीय मतलब क्या, वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं। जैसे कि जैसे दे दिया क्या, तेल और जल को, जब तेल और जल को एक साथ मिलाकर एक स्थिर पायस में बनाने में जो सहायता करता है उसे क्या कहता है, पाइसी कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइसी कारक कहा जाता है। मतलब जब हम लोग तेल और जल को मिलाएंगे तो क्या होता है, वो पूरी तरह नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसमें हम साबुन मिला देंगे तो क्या होगा, तेल और साबुन मतलब तेल और साबुन को मिलाने में क्या होगा, मदद करेगा। इसीलिए जो मदद करता है उसे क्या कहता है, पाइसी कारक। यहाँ कौन मदद कर रहा है, साबुन मदद कर रहा है किसको, तेल और मिलाने में। कि वही जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि तेल और जल को मिलाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। जैसे तेल और जल को जब आप मिलाइएगा तेल अलग हो जाएगा और साबुन अलग हो जाएगा। साबुन मिलाने पर यह तेल और जल के बीच एक मध्यस्थता मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। मतलब जल और तेल को जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद अगर उसमें हम साबुन दे देते हैं तो क्या होता है, जल और साबुन को मदद मतलब उसमें एक रिएक्शन होता है। उससे रिएक्शन होने के बाद क्या करता है, जिससे तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में निलंबित हो जाता है। और यह पायस क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और यह पायस क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस तरह से यह एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना, पायसी कारक का परिभाषा याद कर देना। यह क्या था, पामिटिक अम्ल है ना। पामिटिक अम्ल में हम क्या देखे थे, साबुनीकरण किसे कहते हैं। इस तरह से हम लोग को क्या करना, आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। कौन सा उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि में हमेशा याद रखिएगा क्या, जब अमोनिया का उत्पादन करता है तो FeMO, Fe मतलब हो गया लोहा और MO का मतलब होता है मोलिडेनम। मोलिडेनम का प्रयोग करता है उत्प्रेरक के रूप में, मतलब कैटेलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। ये सभी क्या है, ये सभी बदलने वाला सवाल नहीं है। जब इसका आंसर रहेगा हमेशा यही रहेगा। इसलिए क्या कहता है, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणा का मान निम्न में से किसके बीच होता है, तो 2 से 3 के बीच होता है। ताप गुणा का मान क्या होता है, 2 तथा 3 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, विनेगार विनेगार में उपस्थित रहता है, विनेगार में उपस्थित कितना रहता है, 6 से 10% एसिटिक अम्ल। विनेगार में उपस्थित रहता है कितना, एसिटिक अम्ल। सब एसिटिक अम्ल है लेकिन कितना रहता है, 6 से 10% रहता है। क्या कहता है, तनूर NOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है। जैसे इथाइल एसीटेट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है, इथाइल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO C2H5। यही हो गया इथाइल एसीटेट। यहाँ से देखिए इथाइल हो गया, इसको बोलते हैं एसीटेट। इथाइल एसीटेट को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे। जैसे अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसको जब हम अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CH3COO
और यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका क्या Na, और उसके बाद बन जाएगा क्या यहाँ से C2H5, C2H5 इथाइल अल्कोहल, क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। यही आपका क्या है, यही आपका यहाँ जो दिखाया है क्या, इथाइल एसीटेट है, यही इथाइल एसीटेट है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते थे एक लवण बनता है, और इसके बाद एक क्या है, अल्कोहल बना है। अब इसमें से कहता है क्या है, इसमें आपको कोटि बताना है। जैसे आपको कोटि में जैसे एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन का अगर आपको रेट पता करना है, क्या रेट, दर, दर जो होता है क्या होता है, के इंटू, इसमें जो भाग लेता है अभिक्रिया में, अभिक्रिया में क्या भाग लिया थे, CH3 COO C2H5 ये लिया है, और एक क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का जो यहाँ से इस पे जो पावर रहता है, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, इसी को अगर हम कोटि निकालते, क्या इसकी कोटि निकालते तो कोटि कितना आ जाएगा, तो 1+1, क्रिया की कोटि अगर 1+1 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पावर एक है, यहाँ पे पावर क्या है इसका, एक है। अब क्रिया में जो सांद्रण भाग लेता है, उसी के जो घात रहता है, उसी घातों का योग को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसकी कोटि कितना आ जाएगा, इसके कोटि 2 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है क्या, किसी प्रथम कोटि, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो जिस ऑप्शन में दिया, विकारों के सांद्रण पर, उत्पादों के सांद्रण पर, समय पर, और तापकरण पर। तो किस पे निर्भर करता है, तापकरण, तापकरण और तापकरण और क्या, उत्प्रेरक, क्या उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट। तापकरण और उत्प्रेरक पर क्या करता है, निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला सवाल क्या कहता है 48वीं, समप्रासरी, समप्रासरी विलयन का बराबर होता है, समप्रासरी विलयन किसके बराबर होता है, समप्रासरी विलयन प्रासरणीय दाब के बराबर होता है, समप्रासरणीय विलयन बराबर होता है प्रासरणीय दाब के। इसको आपको क्या करना है, सबको याद कर लेना है। जैसे अगला सवाल है 49 में, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन, वास्तविक विलयन, अनादर्श विलयन, कोलाइड विलयन। तो ये क्या कहता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, तो उसे कहता है क्या, अनादर्श विलयन कहता है, क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन कहा जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सभी कुछ बदलने वाला नहीं है, ये एक तरह से थ्योरी है, सभी को आपको क्या करना है, याद कर लेना। जो हल करने वाला रहता है हम उसको क्या करते हैं, हल करके आपको समझाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर 5 क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है, और आपको क्या करना है, रिवीजन भी साथ में करते जाना है। तो आपके स्क्रीन